हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है रिपेयर। यानी कि जब कोई इंजरी हो जाती है और जो हमारे सेल्स हैं, टिश्यू हैं, वो ख़राब हो जाते हैं, उनमें ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, उनका शेप साइज़ ख़राब हो जाता है। उसके बाद जो वहाँ पे टिश्यू की जो रिपेयर होती है उसमें एक रीप्लेटेड सिस्टम होता है, जो कि नए सेल्स वहाँ पर आते हैं। उसमें थोड़ा टाइम लगता है। और जो टिश्यू रिपेयर होता है वो सबसे जल्दी जो प्रोसेस होता है वो इन्फ्लामेशन का प्रोसेस होता है। और इसके बाद जो है वहाँ पे रीजनरेशन जो होता है, यानी कि नए सेल्स जो हैं वहाँ पे आ जाते हैं, और जिनको हम बोलते हैं पैरेन्काइमल सेल्स। और उसी टाइप के जो सेल्स हैं वहाँ पे वो रिप्लेस हो जाते हैं। वो दूसरे टाइप के जो सेल होते हैं उनको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू और फाइब्रोसिस। जनरली टिश्यू रिपेयर जो है वो बोन प्रोसेस के द्वारा जो है उसका कॉम्बिनेशन होता है। और फिर इसके जो स्टेप होते हैं इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि जो टिश्यू रिपेयर के जो स्टेप्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। इसमें जो फर्स्ट है, इसमें ऑब्जेक्टिव है हमारा कि इसमें सबसे पहले डेफिनेशन है, टाइप्स हैं रिपेयर, कितनी तरह के होते हैं, क्या उसकी डेफिनेशन होती है। उसके बाद हीलिंग है, हीलिंग ऑफ टिश्यू, यानी कि कैसे भरेगा घाव। और एक प्राइमरी यूनियन होता है, और जो उसका दूसरा होता है वो हीलिंग बाय द सेकेंडरी यूनियन होता है, यानी कि सेकंड वाला। और उसके बाद पढ़ेंगे जो कुछ फैक्टर्स होते हैं वो रिपेयर करने में इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि वो रिपेयरिंग जो हो रहा है हमारा उसमें कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो उसको रिपेयरिंग करने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, रुकावट करते हैं। तो उसको ये जो ऑब्जेक्टिव है इसके बारे में हमने आपको इसमें बताया है। उसके बाद है जो इसका डेफिनेशन रिपेयर, यानी कि रिपेयर एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो डैमेज सेल हैं, डैमेज टिश्यू हैं, जो डेड हमारे कुछ ऐसे सेल्स हैं वो हट जाते हैं और उसकी जगह जो हेल्दी सेल्स हैं वो आ जाते हैं। उसको हम बोलते हैं रिपेयर। ये रिपेयर जो होता है वो दो टाइप का होता है मेनली। एक होता है हमारा रीजनरेशन और एक होता है कनेक्टिव टिश्यू। रीजनरेशन जो होता है वो उसमें जो इंज्यूर्ड टिश्यू होते हैं वो जो सेल्स होते हैं, सेम टाइप के सेल हैं, उसकी जगह आ जाते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे लीवर सेल्स, वो इंजरी होने के बाद वो रीजनरेट हो जाते हैं। और जो कनेक्टिव टिश्यू है हमारा, इसमें जो हमारा एग्जांपल है स्कार है, यानी कि जो माइटोटिक डिवीज़न होता है उसके सेल्स यहाँ पर आके ग्रोथ करते हैं, बढ़ते हैं आगे। और उसके बाद फिर वो जो पूरा का पूरा स्कार बन जाता है, यानी कि वहाँ पे एक्स्ट्रा टिश्यू आ जाते हैं, तो उसको हम स्कार के नाम से जानते हैं। उसके बाद में जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है उसको हम बोलते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन जो है वो डिपेंड करता है सेल्स की कैपेसिटी के ऊपर और बॉडी के मतलब वहाँ पे हमारे जो कहाँ पर है वो टिश्यू के ऊपर। उसको मेनली जो है तीन टाइप में हमने यहाँ पे बताया हुआ है। पहला लेबाइल सेल है, दूसरा स्टेबल सेल है और तीसरा परमानेंट सेल है। जो लेबाइल सेल्स होते हैं वो कंटिन्यू प्रोलिफरेट होते हैं, यानी कि वो चलते रहते हैं, पूरे लाइफ हमारे प्रोलिफरेट होते रहते हैं। और जो सेल्स डैमेज हो जाते हैं उसकी जगह जो है दूसरे सेल्स जो हैं, नए हेल्दी सेल्स वो आ जाते हैं। इसका एग्जांपल है एपिथेलियल सेल्स हैं और हेमाटोपोइटिक सेल्स होते हैं और हमारी स्प्लीन के सेल्स हैं। ये सेल्स जो हैं कंटिन्यू बॉडी में हमारी वो रिप्लेस होते रहते हैं, पुराने सेल हट जाते हैं, नए सेल आ जाते हैं। स्टेबल जो सेल्स होते हैं ये थोड़ा लो प्रोलिफरेट करते हैं, जिनकी एक्टिविटी थोड़ी स्लो होती है और ये प्रोलिफरेशन के अंदर ही इनका सबका रेस्पॉन्स होता है। इसका जो एग्जांपल है वो है लीवर सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रोसाइट्स और ऑस्टियोसाइट्स। ये सेल जो हैं थोड़े स्लो प्रोलिफरेट करते हैं। उसके बाद परमानेंट सेल है। परमासेंट वो सेल्स होते हैं जो एक बार बन गए वो दोबारा सेल नहीं बनते हैं, उनको हम परमानेंट सेल्स बोलते हैं। जैसे हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके सेल जो हैं सिर्फ एक बार बनते हैं, वो बार बार नहीं बनते हैं। और स्ट्रेटिफाइड जो मसल्स फाइबर होते हैं वो भी जो हैं एक बार बनते हैं, वो बार बार नहीं बनते हैं। तो हमने यहाँ पे आपको तीन सेल के बारे में बताया है, एक लेबाइल सेल, स्टेबल सेल और परमानेंट सेल।
इसके बाद जो हमारा अगला जो स्टेप है वो है कि जो रीजनरेशन होता है वो जो हमारे डैमेज सेल्स होते हैं, लेबाइल सेल्स होते हैं, और जो हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी कि दोबारा वो जो बनते हैं डैमेज सेल की जगह, वो जो है रिपेयर हो जाते हैं, वो हेल्दी सेल्स में चेंज हो जाते हैं। और जो हमारे टिश्यू होते हैं ये स्टेबल सेल और सपोर्टिंग जो स्टोमा होता है टिश्यू, उसके साथ में ये कॉम्बिनेशन होते हैं जो कि परमिट करते हैं रीजनरेशन होने में। तो जो हमारा टिश्यू होता है वो परमानेंट सेल के द्वारा रीजनरेट होता है और जो वहाँ पर उनका जो जगह वो ले लेता है। तो ये हमने हमारा जो पहला पॉइंट था, जो परमानेंट सेल थे, हमारे स्टेबल सेल थे, लेबाइल सेल थे, उनके बारे में ये थोड़ा बता रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद जो हमारा वुंड हीलिंग होता है, यानी कि जब घाव भरता है हमारा, तो वो नीचे हमने दो पार्ट में इसमें हमने इसको बताया हुआ है। पहला जो पार्ट है उसका नाम है प्राइमरी यूनियन, जो शुरुआत दौर का है। इसमें हीलिंग जो होती है वो फर्स्ट इंटेंशन में होती है। जो हमारा सेकंड जो यूनियन होता है उसमें जो हीलिंग होती है वो सेकंड इंटेंशन के द्वारा होती है। इसमें दो इंटेंशन में दो मतलब इसमें फेज़ में काम होता है। फर्स्ट जो हमारा है प्राइमरी यूनियन और सेकंड जो है वो हमारा सेकेंडरी यूनियन है। पहले हम बात करेंगे इसमें प्राइमरी यूनियन के बारे में। ये जो प्राइमरी यूनियन होता है ये इसमें जो टिश्यू होते हैं इनका थोड़ा कम लॉस होता है और इसमें जो वुंड होता है वो थोड़ा कम होता है। और इसमें जो इसका सिग्निफिकेंट होता है, इसमें बैक्टीरियल कंटामिनेशन हो सकता है, इसलिए इसको क्लीन करते हैं सर्जिकल वुंड के द्वारा। जो हमारे पास क्लीनिंग का सामान होता है और इस वुंड को जो है फिर इसके जो एजेस हैं उनको क्लीन करते हैं, साफ़ करते हैं। उसके बाद इसको सूचर यानी कि इसको टाँके लगाए जाते हैं, इसमें स्टिचिंग की जाती है। और इसके अंदर पे जो जितने भी हीलिंग सर्जिकल जो होते हैं हमारे, उसमें नीचे दिए गए हैं जो उस प्रकार से ये आगे चलता है। फर्स्ट है इसमें फॉर्मेशन ऑफ हीमाटोमा, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले हीमाटोमा बनता है जो इमीडिएट होता है, इंजरी के तुरंत बाद ब्लीडिंग होती है उस साइट पर जहाँ पर हमारी इंजरी हुई है। और उस प्लेस पे जो है जहाँ पर कटिंग हुआ है वहाँ ब्लड वेसल जो हैं कट जाते हैं, उनके कारण वहाँ पे ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है और थोड़ी देर बाद वहाँ क्लोट हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है और उस सरफेस पर जो है स्कब बन जाता है, यानी कि वहाँ पे जो एकदम प्लेटलेट्स आएंगे वो सारे वहाँ पे एक बना देंगे जिससे कि वो जो हमारा ब्लीडिंग है वो कम हो। और स्कब जो है उसके ऊपर वुंड के ऊपर आ जाता है और उसको वुंड को सील करने का काम करता है और वुंड जो है वहाँ पे ठीक होना हमारा शुरू हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पे जो अगले 24 घंटे हैं उसमें जो काम शुरू हो जाता है उसका न्यूट्रोफिल अपीयर हो जाता है उस साइड वुंड की जगह, और जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं जिनको हम लेबाइल सेल बोलते हैं। और डिवाइड होने के बाद में फिर वहाँ पर जो है नए सेल्स, नए जो घाव ठीक होना शुरू हो जाता है। ये हम यूनियन के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमारा फर्स्ट जो हमारा यहाँ पे प्राइमरी यूनियन है हमारा। इसके बाद जो फिर अगला जो टाइम है वहाँ पे जिसको हम बोलते हैं थर्ड डे में न्यूट्रोफिल जो हैं उसकी जगह आ जाएंगे वहाँ पे दूसरे सेल्स जिसको हम लिम्फोसाइट मोनोसाइट बोलते हैं। इसको क्रोनिक इन्फ्लामेशन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ये जो लिम्फोसाइट्स हैं मैक्रोफेज हैं और प्लाज्मा सेल्स आ जाएंगे और उस साइड पे जो है फिर यहाँ पे जो कैपिलरीज बनेगी वुंड के आसपास में और यहाँ पर फाइब्रोब्लास्ट होगा और प्रोलिफरेशन सेल का बनना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा इंजर्ड टिश्यू जो होते हैं वो फिलिंग होंगे, भरेंगे यहाँ पे इन्फ्लामेटरी के सेल्स के द्वारा और यहाँ पे एक नया जो फॉर्मेशन होगा कैपिलरीज का और फाइब्रोब्लास्ट जिसको हम बोलते हैं और ग्रेनुलेशन के नाम से इनको जाना जाता है और नए जो सेल्स हैं यहाँ पे बनने, नई कैपिलरी जो है यहाँ पे शुरू हो जाएगा। इसके बाद फिफ्थ जो डे होता है उसमें जो हमारा सरफेस एपिथेलियम जो है वो रिमूव हो जाता है, उसमें नॉर्मल एक थिकनेस हो जाती है और फिर जो कैपिलरी होती हैं वो उसके 2 एजेस हो जाते हैं वहाँ पे और कंटिन्यू जो चैनल्स हैं वहाँ पर वो बनते रहते हैं और ब्लड सप्लाई वहाँ पर होती रहती है। और जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं वहाँ पे कोलेजन होता है, उसका फिब्रिल बनता है वहाँ पे और फिब्रिन जो है उस वुंड को ठीक होने में एकदम हेल्प करता है। और कोलेजन जो फिब्रिल्स होते हैं वहाँ ब्रिज बनाते हैं इंसिनेशन की जगह और वुंड हमारा एकदम ठीक हो जाता है। सेकेंड वीक में क्या होता है, इन्फ्लामेटरी सेल्स आ जाते हैं वहाँ पे, वो डिस्पेंसियर डिसअपियर यानी गायब हो जाते हैं वहाँ से
और जो कोलेजन का अमाउंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और एंड ऑफ मंथ में जो होता है वुंड हमारा एकदम वहाँ पे ठीक हो जाता है, और जो फाइब्रस टिश्यू हैं वो वहाँ पर रिप्लेस हो जाते हैं और वहाँ पर आ जाते हैं, और इंटेक्ट जो एपिथेलियम सेल्स हैं वो बन जाते हैं, और वुंड हमारा एकदम वहाँ पे वो ठीक हो जाता है। ये एंडिंग यानी कि महीना भर जो है यहाँ पे इसको लग जाता है पूरा होने में। इसके बाद बात करेंगे हम सेकेंडरी की। जो हमारा सेकेंडरी यूनियन होता है, इसमें जो हीलिंग फेज होता है, घाव जो भरता है, वो सेकेंडरी यूनियन में जो वहाँ पे टेक प्लेस करता है, और जो वुंड होता है वो वहाँ पर लार्ज होता है, बड़ा होता है, और जो इंजरी होती है उसमें जो वहाँ पर कुछ ऐसे चांसेस होते हैं होने के, जैसे वहाँ पे एब्सेस भी हो सकता है, और एक्सीडेंट इंजरी भी हो सकती है, और अल्सर यानी कि घाव भी वहाँ पर हो सकते हैं। तो लार्ज जो हमारा वुंड होता है उसमें ज़्यादा निक्रोटिक टिश्यू होते हैं, ज़्यादा वहाँ पर ग्रेटर वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी होता है, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो जाता है, और जो रिएक्शंस होते हैं जो एजेस पे वो भी ज़्यादा हो जाते हैं उसके वहाँ पे, और उसके बाद जो उसका पार्ट है जो वुंड का वो चौड़ा हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है। इसके बाद में जो आगे का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस चलता है हमारा, जैसे फर्स्ट वहाँ पे हेमाटोमा होगा और एक्यूट इन्फ्लामेशन होगा वहाँ पे, और बाद में जो रिप्लेस हो जाएगा बाद में वो क्रोनिक इन्फ्लामेशन के रूप में चेंज हो जाएगा। उसके बाद ग्रेनुलेशन बनेंगे वहाँ पे टिश्यू के, और फाइब्रोसिस का बनना शुरू हो जाएगा। यानी कि हीलिंग फेज जो प्राइमरी यूनियन का उसकी तरह ही यहाँ पे पहला काम होता है, जो कि यूनियन जो हमारा प्राइमरी यूनियन है वहाँ यहाँ पे टेक प्लेस करता है। इसके बाद में जो फिर हमारा जो वहाँ पे अमाउंट होता है, जो हमारा ब्लड होता है, ब्लीडिंग होती है, टिश्यू होते हैं, उनका ज़्यादातर अमाउंट जो है वहाँ से बाहर निकल जाता है, इन्फ्लामेशन बढ़ जाती है वहाँ पे, और जो हीलिंग फेज़ है वो ज़्यादा हो जाता है, और उसमें जो अमाउंट होता है ग्रेनुलेशन का वो टिश्यू में बढ़ जाता है, और स्कार जो है वो बड़ा हो जाता है वहाँ पे। वो बड़ा होने क्योंकि वो बड़ा घाव है उसमें सेकेंडरी जो हमारा यहाँ पे यूनियन है। इसके बाद में वहाँ पे 2 एजेस बनते हैं वहाँ पे किनारे जो चौड़े चौड़े होते हैं, और वो फाइब्रोब्लास्ट कंटेक्ट जो होता है उनके द्वारा वो वहाँ पर उनका ठीक होना शुरू हो जाता है, और जो 2 एजेस होते हैं बनते हैं वो दोनों वो फाइब्रोब्लास्ट वहाँ पे हेल्प करता है ठीक होने में। जो वुंड का कंट्रैक्ट है इसको बोलते हैं वुंड कंट्रैक्शन, यानी कि जो घाव हैं उनका आपस में जुड़ना। तो वुंड जो कंट्रैक्शन होता है उसके जो फीचर्स होते हैं वो डिस्टिंग्विश यानी कि अलग होते हैं प्राइमरी यूनियन के द्वारा। जो सेकेंडरी यूनियन है उसके अलग होते हैं फीचर्स, और जो हमारा प्राइमरी यूनियन है उसके फीचर्स थोड़े से उससे डिफरेंट होते हैं। ये डायग्राम में यहाँ बताया हुआ है कि जो कैविटीज़ होती हैं फिल विद द ब्लड एंड फिब्रिन क्लॉट, यानी कि हमारा ब्लड जो क्लॉट है वहाँ पे ये इसके साथ में ये भर गया, और यहाँ पे स्कैप बन गया, यानी कि पूरा ये एक तरह से भर के तैयार हो गया, और यहाँ पर न्यू कैपिलरी जो है ये बन के तैयार हो रही हैं धीरे धीरे, और इसमें मैक्रोफेजेस हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, और फाइब्रोब्लास्ट होते हैं। जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ये क्या करते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो बाहर से आएंगे उनको ये खा जाएंगे, एनगल्फ कर लेंगे, और जो बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको जो मैक्रोफेजेस होते हैं इनको एनगल्फ कर जाते हैं, खा जाते हैं, जिससे कि यहाँ पे इन्फेक्शन ना हो, और जो नई कैपिलरीज होती हैं ये ब्लड को सप्लाई करने में यहाँ पे हेल्प करती है। इसके बाद में इसमें एक और डायग्राम के द्वारा दिखाया हुआ है एपिथेलियम जो कंटिन्यू ग्रो हो रहे हैं, ये एपिथेलियम टेस्ट है, ये वाले यहाँ पे कंटिन्यू ग्रोथ हो रहे हैं यहाँ पे ये, और इसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है ये बन रहा है फाइब्रोब्लास्ट के द्वारा। फाइब्रोब्लास्ट जो होता है ये एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि यहाँ पे घाव को भरने में ये हेल्प करता है। इसके बाद जो आगे का जो हमारा हेडिंग है अगली स्लाइड, इसमें कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वुंड के अंदर जो हीलिंग करने में हमें वहाँ पे नुकसान करते हैं, यानी कि वो हमें हेल्प नहीं करते हैं। जैसे वुंड होने के बाद में कोई इन्फेक्शन हो या कोई बैक्टीरिया कोई उसमें बाहर का जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आ जाएगा, तो यानी कि इन्फेक्शन जो है फिर वो डबल इन्फेक्शन ट्रिपल इन्फेक्शन हो जाएगा, और ठीक होने में उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। उसके बाद में कुछ यहाँ पे जो वुड डिसेंशियंस होते हैं, जैसे ब्रूसिंग, जो ब्रस्ट होता है वो फट जाता है, वुंड घाव फट जाता है, उसका होने का चांसेस होता है यहाँ पे, और किलोइड्स फॉर्मेशन होते हैं, वहाँ पे किलोइड्स बनने के चांस होते हैं, जो प्रोटीन्स होती हैं वहाँ पे एक्सेसिव जो अमाउंट होता है वो फाइब्रस टिश्यू का बन जाता है, एक्स्ट्रा वहाँ प्रोटीन हो जाती है। इसके अलावा फिर वहाँ पे जो रिजल्टिंग होता है वहाँ पे स्कार यानी कि जो टिश्यू हैं वो वहाँ पे ज़्यादा बन जाते हैं, और वहाँ प्रोटीन्स जो है वो उनके ज़्यादा होने के चांस होते हैं। उसमें जो कंट्रैक्शन होता है कंट्रास्ट्रक्चर होता है उसका फॉर्मेशन हो जाता है, और जो डिले हीलिंग होती है वो किसके प्रेजेंस में होती है, फॉरेन बॉडीज़ और सूचर मटेरियल्स की प्रेजेंस में वहाँ पे हीलिंग में जो है उसको डिले हो सकता है। जो उसमें टाँके लगाए हैं उसके द्वारा जो है वहाँ पे इसमें
डिले हो सकता है। उसके बाद जो है जो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमें रिपेयर करने में, जैसे लोकल फैक्टर्स होते हैं। पुअर ब्लड सप्लाई, यानी कि ब्लड सप्लाई जो है ठीक नहीं है, और ब्लड सप्लाई अगर ठीक नहीं होगी तो हमारा हीलिंग का जो प्रोसेस है वो ठीक नहीं होगा है। और फॉरेन बॉडीज होती हैं, सूचर्स हैं हमने बाहर से उठा के, वो फॉरेन बॉडीज है। फ्रैगमेंट्स हैं बोन के, जो बोन टूट गई है उसके कुछ हिस्से हैं वहाँ पे, और वो रिमेन्स होते हैं वहाँ पर, जो हमें वुंड हीलिंग में डिले करने में वहाँ पे वो ऐसे डिले करने होता है, देर हो जाती है, और वुंड हमारा देर में ठीक होता है। मूवमेंट करने से, अगर हम उसको मूवमेंट करेंगे घाव को, तो हीलिंग होने में वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। और उसके जो हमारा जो बॉडी है वो एक ही मतलब उसमें पोजीशन में वो ठीक होनी चाहिए। तो यानी कि जो मूवमेंट है वो भी इसमें हमारा घाव ठीक होने में देर करेगा। लोकेशन है वो कहाँ पर है, वो उसकी लोकेशन पे डिपेंड करता है। यानी कि जो टिश्यूज़ होते हैं वो लेबाइल सेल्स के द्वारा जो होते हैं वो जल्दी रिपेयर हो जाते हैं, जल्दी वो ठीक हो जाते हैं। यानी कि उसकी पोजीशन पे भी ये डिपेंड करता है किस टाइप के सेल्स हैं और कहाँ पर वो इंजरी होती है। इसके बाद जो है सिस्टेमेटिक फैक्टर्स हो, जैसे एज है, ज़्यादा एज होने से जो हमारा घाव है उसके भरने में देर लगती है, और जो यंग होते हैं उनमें जल्दी जो है वो घाव भर जाता है। और क्योंकि जो ओल्ड एज होती है उसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है, और उसमें जो एस्किमी एरिया जो होता है उसके जो उसके कारण जो है वहाँ पे एथेरोस्क्लेरोटिक जो रीजन्स होता है, यानी कि हमारे ब्लड वेसल्स हैं वो नैरो हो जाते हैं, और ब्लड सप्लाई जो है वो ठीक से नहीं हो पाती है। उसके बाद न्यूट्रिशन, यानी कि कुछ जो वहाँ पे खाना पीना प्रोटीन नहीं खाई है, विटामिन सी नहीं लिया है, जिंक जो है वो ठीक से नहीं ले रहे हैं, तो वो भी एक जो है हमारा जो हमारा वुंड होता है उसके प्रोसेस में टाइम लगता है। डिफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रोफिल, यानी कि न्यूट्रोफिल की मात्रा कम है, उसको न्यूट्रोपीनिया है। न्यूट्रोपीनिया वो कंडीशन होती है जिसमें न्यूट्रोफिल की मात्रा कम हो जाती है, और उसमें जो है जो वुंड है उसमें इन्फेक्शन होने के चांस वहाँ पर बढ़ जाते हैं, और जो वुंड है उसको डिले हीलिंग हो जाता है। यानी कि जो न्यूट्रोफिल होते हैं वो फैगोसाइट यानी कि बैक्टीरिया को खाने का काम करते हैं। कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो उसको, यानी कोई जो हमारे कोगुलेशन फैक्टर होते हैं उसमें कमी हो जाती है, तो वहाँ पे खून जो है वो निकलना शुरू हो जाता है। हमारे फैक्टर्स होते हैं जो ब्लीडिंग टाइम को कंट्रोल करते हैं, वो बिल्कुल भी वहाँ पे ब्लीडिंग डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, या वेस्कुलर उसमें डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। सबस्ट्रेट जो है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए है, कुछ सबस्ट्रेट होते हैं जो बैक्टीरिया को ग्रोथ करने में मदद करते हैं, वो भी वहाँ पर नहीं होना चाहिए। उसके बाद कुछ बीमारी हैं, डिजीज डायबिटीज़ मेलाइटस होते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस में ये शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है पेशेंट में, तो वुंड हीलिंग में वो भी प्रॉब्लम करती है। डायबिटिक पेशेंट्स को जो है वुंडिंग जो हीलिंग होता है देर में होता है, क्योंकि वहाँ पे ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, और ग्लूकोज जो है उनको पैथोजन को जो है वहाँ पर ग्रो करने में मदद करता है। जैसे कीमोटैक्सिस जो केमिकल्स छोड़ता है वहाँ पे, फैगोसाइटोसिस जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। हायर कंटेंट ऑफ शुगर के कारण से कीमोटैक्सिस में और फैगोसाइटिस में प्रॉब्लम होती है। यानी कि उसमें जो उसका कल्चर मीडियम जो होता है वहाँ पे जो बैक्टीरियल ग्रोथ है उनको शुगर होने के कारण अच्छी तरीके से ग्रोथ करने में वहाँ मदद करता है। कुछ हार्मोन्स होते हैं स्टीरॉइड्स से, जैसे ये इनहिबिट्स करता है हीलिंग प्रोसेस को, तो स्टीरॉइड्स वहाँ पर नहीं लेना चाहिए। कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जिसको इम्यूनो डिफिशेंसी हम बोलते हैं, जैसे एक प्राइमरी और एक्वायर्ड जो इम्यून सिस्टम है वो डिफिशेंट हो जाता है, उसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाता है, उसके कारण इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा होते हैं। जैसे एक जो डिजीज़ होती है उसको बोलते हैं एड्स बीमारी होती है इसमें, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाता है, और कमज़ोर होने के कारण जो है हमारा जो वुंड है वो देर में ठीक होता है, हील होने में टाइम लगता है। टेम्परेचर भी इसमें एक इम्पोर्टेंट जो कंटेंट होता है। जो वुंड्स हील होते हैं वो ज़्यादा स्लोली होते हैं जो है कोल्ड टेम्परेचर में, तो धीरे धीरे वो वुंड ठीक होते हैं। तो ये जो हमने बताया आपको सारा, ये हमारा था टिश्यू रिपेयरिंग के बारे में। तो बच्चों ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, और ये आप देख लेना, इसको टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू बच्चों।